हंसते हंसते रो पड़ा मैं, कितनी वहशतें थी और तन्हा मैं। उसे उससे मांगा मैंने, जिसकी नजर में था खुदा। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान से बाहर जाने और पाकिस्तान को छोड़ जाने में पाकिस्तानी लाइनें लगाकर मुख्तलिफ एम्बेसीज के बाहर खड़े। पाकिस्तान के हर दूसरे शख्स से बात की जाए तो वो ये मुल्क छोड़ के जाना चाहता है। ये एक बात। दूसरी बात वो जो हमें इस मुल्क के मिली नगमों में मिलती, जिसमें तो दिल दिल पाकिस्तान है, जिसमें तो उस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान एक इस्लाम का किला है और यहाँ के लोग इस्लाम पे मर मिटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनको जिंदगी की रमक यूरोप या उस जैसी जो रियासतें हैं वहाँ पे मिलती। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त एक इंस्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स देख रहे, एक इंस्टेबिलिटी इन इकोनॉमी देख रहे। ना कोई फंडामेंटल राइट्स हैं, ना कोई अदालतें हैं, ना कोई इंस्टीट्यूशन है। सब बाहर जाना चाहते हैं, ये मुल्क को छोड़ देना चाहते हैं और रियासत ने भी इस मुल्क की यूथ के लिए कुछ नहीं किया। सैकड़ों वीडियोस इससे पहले, सैकड़ों वीडियोस इसके बाद भी आएंगी कि डंकी या गैर कानूनी तौर पर मुल्कों को जब भी क्रॉस किया जाता है, किसी मुल्क के अंदर जाया जाता है, तो बहुत सारे एक मुश्किल हालात फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी, लेकिन फिर भी लोग जोक दर जोक इस तरह से भी इस मुल्क को छोड़कर जाने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर भी इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाने को प्रेफर करते हैं। अगर रियासत पाकिस्तान एक पॉलिसी मुरतब की होती, एक मंसूबाबंदी की होती, यूथ की स्किल्स के लिए, यूथ की एजुकेशन के लिए, उनके रोज़गार के लिए डिफरेंट मौके फराहम किए होते, तो हम बहुत सी ज़िंदगियों को खोने से बचा सकते थे। इस तरह के बहुत से वाक़यात पहले भी, इसके बाद भी शायद और भी होंगे, लेकिन रियासत के कान पे न जूं पहले रींगी थी, न अब रींगेगी। इस खित्ते में ख़ास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या इससे मुल्क का जितनी आबादियाँ हैं, जिन्हें आमतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, लोग किसी न किसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर जाकर अपने बेहतरीन रोज़गार के लिए चले जाते हैं। लेकिन हर कोई शायद एक सीधे तरीके से, एक लीगल तरीके से नहीं जा सकता। अगर बात करें कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक पैथेटिक सिचुएशन के अंदर चल रहा है। पैथेटिक सिचुएशन क्या? ये वो सिचुएशन है सर, जिसके अंदर जब यहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखा जाता है, जहाँ के लाकानूनियत को देखा जाता है, यहाँ के जब अदालतों को देखा जाता है, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को देखा जाता है, यहाँ रोज़ एक आम पाकिस्तानी, एक यूथ का नौजवान, वो जेंडर चाहे कोई भी हो, रोज़ किसी न किसी अदारे से, रोज़ किसी न किसी पुलिस वाले से, रोज़ किसी न किसी अपने वहाँ पे जहाँ पे वो काम करता है, अपनी इज्जत नफ्स की तजलील करवाता है। तो उसके लिए ये आसान होता है कि वो अपनी जान की बाजी लगा दे कि किसी दूसरे मुल्क में चला जाए, वहाँ उसको बेहतर रोज़गार मिलेगा। इसी तरह का एक वाक़या आज यूनान के समंदरों के पास हुआ, जहाँ पे एक कश्ती को हादसा पेश आया, जिसके अंदर सैकड़ों लोग थे और पाकिस्तानी भी एक बड़ी तादाद में मौजूद थे। उसमें से कुछ पाकिस्तानियों की शहादत की इतलात मौसूल हुई हैं और बाकी अभी अल्लाह खैर करे। ये वाक़यात तो होते रहे हैं, ये वाक़यात होते रहेंगे अगर रियासत ने अपनी तमाम डिप्लोमेसी और अपनी तमाम मनसूबाबंदी और रियासत ने फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे इंश्योर ना किया। तो एक सानिया है जिसे हम सानिया 9 मई कहते हैं,
ये पिछले माह 9 तारीख को जो रूनुमा हुआ, इसमें पूरी रियासत ने डंडा हाथ में उठा लिया। लेकिन रियासत पे डंडा कौन उठाएगा जिसकी बदौलत इतनी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं? यानी कि इंसान को जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। इंसान ये रिटेंशन, ये जो फिजिकल पावर्स हैं, ये यूथ है, इसकी रिटेंशन ही नहीं कर पाए हम इस मुल्क के अंदर। हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सके, हम उनको शऊर नहीं दे सके, हम उनको तालीम नहीं दे सके, हम उनको कुछ नहीं दे सके। फिर हम सानेहा 9 मई जैसे और वाक़यात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये जो यूथ है, सारी तो सारी बाहर नहीं जा सकती, सारी तो सारी इस मुल्क को छोड़ के नहीं जा सकती। जो यहाँ पे रहेंगे, अगर उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है, उनके पास शऊर नहीं है, उनका पेट खाली है, उनकी आगे की जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर रहा, तो फिर ये एक बॉम्ब शेल है जिसके ऊपर ये रियासत खुद बैठी हुई। ऊपर से रोज़ जो टीवी पे हम खबरें देखते हैं, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, कानून के साथ खिलवाड़ की, आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ की, अदालतों की बेबसी की और इदारों की जो चौधराहट है उसकी, तो नफ़रतें पलती जा रही हैं। उस बॉम्ब शेल के अंदर और ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है और रियासत के ताकतवर जो कि माफियाज के थ्रू गाइड होते हैं, वो आराम से जो है वो देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बॉम्ब फटे। तारीख से सबक सीखिए, तारीख से ही सबक सीखना पड़ता है। पाकिस्तान में एक ही दुश्मन है और उस दुश्मन का नाम है इमरान खान। यानी पाकिस्तान के इन 76 सालों में जितने भी मसाइल हैं उस सब का एक ही जिम्मेदार है और उस शख्स का नाम है इमरान खान। तकरीबन आज ये बात इसलिए कहनी ज़रूरी थी कि आप जो मर्ज़ी बात कह लें, लेकिन ज़िम्मेदार इमरान खान इस वजह से लगता है कि इमरान खान का नाम लेने पे भी हर तरह की सोबतें, पाबंदियाँ, जुल्म, सितम, हर चीज़ होती है। इमरान खान का नाम लेने पे भी पता नहीं आपको क्या से क्या हो सकता है इस मुल्क के अंदर। अदालतों की बेबसी ऐसी कि अदालतों किसी शख्स को एक ऑर्डर के बगैर भी इंतजामिया के चुंगल से छुड़वा नहीं सकती। जब ये सब लोग देखेंगे, आप मीडिया को ब्लैकआउट कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया, जिन लोगों के साथ ये बीती, वो अपने घरों में जाकर, अपने मोहल्लों में जाके, अपने शहरों में जाकर क्या ये सब बातें लोगों को नहीं बताते होंगे? नारा मजबूरी से लगाया जाएगा जिंदाबाद का, तो वो नारा बेमायनी रहेगा। दिल से लगाया जाएगा तो वाकई जिंदाबाद होगा। रियासत के ताकतवर अपने ताकत के नशे में मस्त है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे सरों पर जो फेंक दी गई है, जिसके पास कोई मंसूबाबंदी नहीं, जिसके पास कोई प्लान ही नहीं है। IMF हमारा आखिरी हल है, आज के बाद अगले साल फिर हम IMF की शराइत के ऊपर ही रो रहे होंगे। इस सारे सिनेरियो में जब मीडिया ने आटे की लाइनें दिखाई, लोगों को मरता हुआ दिखाया, लोगों में भूख, मुफलसी और ये सब कुछ दिखाया, वहां पे क्या जिंदाबाद का नारा दिल से निकलेगा? नहीं। रियासत माँ के जैसी है और जो माँ है वो अपने बच्चों की खुद परवरिश करती है, बच्चों के लिए तमाम वसाइल मुहैया करती है, उनके मुतनासिब स्किल्स का इंतज़ाम करती है, तालीम का इंतज़ाम करती है, सेहत देती है, उनको प्रोटेक्शन देती है। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ मिसिंग है और हमने कहा कि नहीं, हमने इस बात के ऊपर बाज़ीदी रहना है, हमने इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ ही जीना है। ये हमारी मंतक है। इमरान खान को मीडिया से ब्लैकआउट कर दिया गया, नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई, जलसे जलूस करने पर पाबंदी लगा दी गई। अब सिर्फ 150 केसेस हैं, इमरान खान है और अदालतें हैं। इसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात की जा रही है। अब वो मिलिट्री कोर्ट्स अगर हो पाए तो ठीक है, ना हो पाए तब भी ठीक है। तो ये मुल्क डंडे के जोर पे चलता है और डंडा ही सबका पीर है, ये हमें यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने समझा दिया। और अदालतों की बेबसी ने हमें ये बात समझा दी है कि द कोर्ट्स आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि अदालतें ही
बुनियादी हकूक की हिफाजत करती हैं, मगर ये जुमला सिर्फ किताबों में लिखने के लिए है, पाकिस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं है, पाकिस्तान की यूथ के लिए नहीं है। ऐसे मौक़ों पर मैं अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के भी उस मुल्क में जाऊंगा जहां पे मुझे फंडामेंटल राइट्स और बेसिक राइट्स मिलते हैं, ताकि यहाँ पे बैठे लोगों का, अपने घर वालों का पेट पाला जा सके। लेकिन इस तरह के हादसे बहुत सारी जिंदगियों को गुल कर देते हैं और बहुत सी जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन रियासत को ना कोई अफसोस है, ना रियासत ने इसकी कोई जिम्मेदारी उठाई है, ना रियासत इसकी जिम्मेदार बनती। अब इस सब के ऊपर वकला तहरीक की एक बाज़गश फिर से है। एक वकला तहरीक है वो आपने 2007 में देखी, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो वो लीड भी वकला ने की थी और उसको कामयाबी की तरफ लेके भी वकला गए थे। सिविल जो जितनी भी कम्युनिटी है वो बाद में उसके अंदर शामिल हुई थी। अब फिर एक बाज़गश्त है सिविल कोर्ट्स के ख़िलाफ़, इन फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन के ख़िलाफ़, इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ वकला फिर शायद एक तहरीक शुरू होने जा रही है। अब उसका कला कमा कैसे किया जाता है, उसका पावरफुल एक ताकत के ज़रिए उसको रोका कैसे जा सकता है, कैसा जाएगा, अब ये बात एक अलग बहस है, इसके ऊपर फिर करेंगे। अब उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनके घर वालों को उनका हौसला दे, और रियासत पाकिस्तान को, इन ताकतवरों को, इन हुक्मरानों को अल्लाह ये तौफीक दे कि कोई मनसूबा बंदी प्लानिंग ऐसी कर लें कि आइंदा हम बहुत सारी ऐसी कीमती जानों के ज़िया से बचा सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।